हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर करने वाले हैं वो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया वो था हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने समझा कि किस तरीके से हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, न्यूरॉन्स ये सब इंक्लूड थे। अब अगर हम जब भी आगे बढ़ते हैं बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम इज़ नॉट सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़, पर यहाँ पे एक सिस्टम और है जिसको हम बोलते हैं आपका केमिकल सिस्टम या फिर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारी बॉडी में साथ साथ नर्वस सिस्टम के रन करता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हमारी बॉडी में परफॉर्म करवाने का काम करता है। तो इस केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात मैं आपसे पहले भी कई बार कर चुकी हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे जब हमने किसी भी हार्मोन की या फिर एंजाइम के सीक्रेशन की बात करी थी तो मैंने आप लोगों को ग्लैंड्स के बारे में जिक्र किया था। मतलब हमारी बॉडी में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रन कराने के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो कहलाते हैं हमारे ग्लैंड्स। तो अगर मैं सबसे पहले केमिकल कंट्रोल को शुरू कराने से पहले आपको ग्लैंड्स के बारे में बताऊं तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी का क्या पार्ट है, क्या चीज़ है। तो कोई भी ऐसा टिश्यू, कोई भी ऐसा सेल बॉडी में जो कि अपने अंदर से किसी चीज़ को सीक्रेट करता हो वो पार्ट आपका क्या कहलाता है, ग्लैंड कहलाता है। मतलब कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन जो अपने अंदर से किसी चीज़ का सीक्रेशन दे वो पार्ट क्या कहलाएगा, ग्लैंड कहलाएगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे सिक्रेटरी टिश्यू या फिर सेल या फिर ऑर्गन। ओके, इसको हमने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। सबसे पहले है आपका फर्स्ट इज योर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड सेकेंड इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जब हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि अपना सीक्रेशन डक्ट के थ्रू दे। जब भी कोई ग्लैंड अपना सीक्रेशन डक्ट के थ्रू देती है तो उस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और वो सीक्रेशन जो भी डक्ट के थ्रू नहीं दी जाए बल्कि अपने ही सेल्स में रिलीज कर दी जाए तो वो कहलाती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। जिनमें डक्ट प्रेजेंट है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगी, जिसमें डक्ट नहीं है वो डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। अब जब आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हमें इस चैप्टर में जो डिस्कशन करना है वो पूरी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही करना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन नहीं पढ़ना। ओके, इसके साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो एंजाइम्स का भी सीक्रेशन देती हैं और कई सारे पार्ट्स का सीक्रेशन देती हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग हॉर्मोन्स ओनली। सिर्फ अकेले ही हॉर्मोन्स का सीक्रेशन देती हैं और किसी पार्ट का सीक्रेशन आपकी बॉडी में नहीं देती। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम द हेड टू द एब्डोमिनल पार्ट, पूरा जितना है वो पूरा का पूरा डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग जगह पे सिचुएटेड हैं और ये डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट पोजीशन पे सिचुएटेड होने की वजह से क्या करती हैं, डिफरेंट सिक्रेशन देने का काम करती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में परफॉर्म करवाने का काम करती हैं। तो यही सारे के सारे पार्ट जो हैं वो अब हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला ग्लैंड्स। ग्लैंड्स 2 तरीके की हैं, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, कुछ अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल में देने की आपको बताऊँ तो हमारा बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड जिसको हम लिवर कहते हैं एक्सोक्राइन था। मैं बात करूँ हमारे बॉडी के अंदर हमने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े थे, वो एक्सोक्राइन थे क्योंकि डक्ट्स के थ्रू वो अपना सीक्रेशन दे देते। जैसे पैरोटिड आपका स्टेंसन डक्ट्स के थ्रू सीक्रेशन दे रही है, सबमेंडिबल आपका वॉटन्स डक्ट के थ्रू दे रही है, सबलिंगुअल आपका रिवेनस डक्ट के थ्रू सीक्रेशन दे रही है। तो कंटिन्यूस सीक्रेशन जो दिया जा रहा है वो किसके थ्रू दिया जा रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू दिया जा रहा है, डक्ट की हेल्प से। एंजाइम
आपके जो आइंस थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो है, या फिर आप बाइल जूसेस की बात कर रहे थे, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट किए जा रहे थे। लेकिन अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूँ तो ये हमारी बॉडी की एक अकेली ऐसी ग्लैंड है जो कि सीक्रेशन सिर्फ कहाँ देती है, आपकी डक्टलेस, बिना डक्ट के थ्रू देती है और सिर्फ हार्मोन का सीक्रेशन देती है, उसके अलावा किसी चीज़ का सीक्रेशन नहीं देगी। अब फिर मैंने आपको ये बोला कि ये जो आपके ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट हैं, ये अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। सबसे पहले हमारे ब्रेन से शुरू करें तो पिट्यूटरी से स्टार्टिंग होती है, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के बाद आप आ जाइए थाइमस, आपका ये थायराइड है, थायराइड के बाद आपका थाइमस है, थाइमस के बाद आपका एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियास है, गोनाड्स है। तो ये सब आपस में मिल के कई सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में परफॉर्म करवाने का काम करते हैं। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कैसी कैसी हैं, वो अब हम समझते चलते हैं। सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं हम, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, बेसिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमने क्या बोला, नेक्स्ट पार्ट हमने बोला सबसे पहले आपका सबसे पहला ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। सो स्टूडेंट्स, पहला ग्लैंड और हमारी बॉडी का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, आप यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं तो समझेंगे। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई जब भी आप बात करते हो आपकी बॉडी में जो ग्लैंड की बात कर रहे हो वो ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ है, सीक्रेट क्या करता है, वो जो सीक्रेशन दे रहा है वो कौन सा फंक्शन कराने के लिए बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है, तीसरी चीज़, और अगर वो हार्मोन रिलीज ज़्यादा एक्सेसिव में हो जाता है, हाइपर सीक्रेशन होती है, तो डिजीज़ क्या होगी, और अगर सीक्रेशन नहीं होता है या सीक्रेशन कम होता है तो डिजीज़ क्या होगी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमें तीन तीन चीज़ें हर ग्लैंड के अंदर यहाँ पे मस्ट पढ़नी ही पढ़नी है। तो सबसे पहले आपने क्या बात करी, सबसे पहले आपने बात करी मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ब्रेन के अगेन वही सेरिब्रम के बेस वाले पार्ट की बात करें, सेरिब्रम से नीचे जो डाइंसेफेलॉन वाला पार्ट था उसमें थैलेमस, थैलेमस से कनेक्टेड था हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक से कनेक्टेड मटर के दाने जितनी बड़ी छोटी सी हमारी स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी मतलब हमारी बॉडी की बहुत छोटी ग्लैंड है और सिचुएटेड होती है, प्रेजेंट होती है उसी पार्ट के नीचे, वो क्या कहलाती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है। देखें एक बार स्ट्रक्चर छोटा सा, ये है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक से कनेक्टेड एक मटर के दाने जितनी बराबर आपकी एक छोटी सी ग्लैंड, जिसको हमने क्या नाम दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड नाम दिया। यह है आपका हाइपोथैलेमस एंड दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस क्योंकि मैंने मार्क कर दिया है तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाइपोथैलेमस को भी एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट का जब इनिशिएशन किया जाता है, जब पढ़ाया जाता है, पर हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है क्योंकि एंडोक्राइनल सीक्रेशन यहाँ से नहीं निकलती है। ओके, फिर काम क्या है, काम ये है कि नर्वस कंट्रोल के थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करती है। इस वजह से हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मतलब मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है, आपका हाइपोथैलेमस है। और ये जो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस आपने बोला है, ये किसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है, आपका पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, अब जब आप पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का बात कर रहे हैं तो हाइपोथैलेमस ने आपके न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल लेके किसको दे दिया, ये आपके न्यूरॉन्स हैं, किसको एक्टिवेट कर दिया, आपके पिट्यूटरी के पार्ट को एक्टिवेट कर दिया। अब आपके पिट्यूटरी के अंदर टोटल कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, 3 पार्ट्स, 1 2 3। ये पार्ट्स इंटरमीडिया कहलाता है। एक पार्ट कहलाता है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरी पार्ट कहलाती है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर दूसरा आपका कहलाता है
सो स्टूडेंट्स, जब भी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से आपके मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी की, तो ये जो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी आपकी क्या कहलाती है? पिट्यूटरी कहलाती है। और ये जो पिट्यूटरी है ये किससे कनेक्टेड है? ये पिट्यूटरी कनेक्टेड है आपके हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू। और ये जो स्टॉक के थ्रू पिट्यूटरी आपकी कनेक्टेड है, ये पिट्यूटरी एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपका बना है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या कवर करता है? ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपका पिट्यूटरी बनाता है, जो कि दो पार्ट रख रहा है अपने अंदर। एक तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रखता है और दूसरा आपका क्या रखता है? एंटीरियर पिट्यूटरी रखता है। इसी पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस और दूसरा कहलाता है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस। तो जब भी हम पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं तो सिचुएटेड कहाँ है? सबसे पहले मैंने आपको बोला ब्रेन के एक्टोडर्मल है पहली चीज तो। और कहाँ सिचुएटेड है? आपकी ब्रेन के अंदर सिचुएटेड है। सेला टर्सिका नाम की एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और यही जो पार्ट है आपका जिसमें हमने सेला टर्सिका में इसको सिचुएट कर रखा है, ये ग्लैंडुलर सीक्रेशन आपका हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। और ये जो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड पार्ट है आपका, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड पार्ट आपका क्या बनाता है? ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड पार्ट आपकी पिट्यूटरी बनाने का काम करती है। सो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले आपने दो पार्ट्स देख लिए। एक तो आपने एंटीरियर पिट्यूटरी देखी और दूसरी आपने क्या देखी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखी। तो जब भी हम एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो इन दोनों से सिक्रीशन में प्लेस को एक बार देखें। ये है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी। इन्हीं दोनों पार्ट्स को मैंने क्या नाम दिया है? इन्हीं दोनों पार्ट्स को मैंने नाम दिया है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो जब भी आप बात करते हैं आपके एडिनोहाइपोफाइसिस की, तो एडिनोहाइपोफाइसिस किसके थ्रू बनाया जाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस बनाया जाता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। और जब भी हम बात करते हैं आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है आपकी न्यूरोहाइपोफाइसिस। यही एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दो तरीके के, या फिर मैं सिंपल बोल सकती हूँ कि कई सारे हार्मोन्स इसी पार्ट से सीक्रेट जो है वो किए जाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और या तो हम इसको क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, या फिर आपका क्या कहा जाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये एडिनोहाइपोफाइसिस डिफरेंट हार्मोन्स को सीक्रेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किया कराए जाते हैं भाई? तो कई सारे हार्मोन्स जो हैं वो इस पार्ट से सीक्रेट कराए जाते हैं। देखें, अब जितने हार्मोन्स पढ़ेंगे अब वो हम दो पार्ट से पढ़ेंगे। सबसे पहला एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखें, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? सबसे पहले एडिनो, दूसरा मैं आपको बता देती हूँ न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब हम जिक्र करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर से नहीं, अब हम जिक्र करेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस से कि कौन कौन से हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस से निकाले जा रहे हैं और कौन कौन से हार्मोन आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हार्मोन की बात करी हमने किसकी? एडिनोहाइपोफाइसिस की। सो स्टूडेंट्स देखेंगे, सबसे पहले जब आप एडिनोहाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी का हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट है जो कि कई सारे हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है। उसको बताने से पहले मैं आपको किसका जिक्र कर रही हूँ? न्यूरोहाइपोफाइसिस का। इस न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो तरीके के हार्मोन्स निकाले जाते हैं। एक तो है आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दूसरा है आपका जिसको हम ADHB कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और
वेसोप्रेसिन। दूसरा मैंने बात करा इसी से निकलने वाला ऑक्सीटोसिन। देखें क्या बोला, सबसे पहले आप बात कर रहे हो किसकी, सबसे पहले आप बात कर रहे हो आपके एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में। मैंने आपको हार्मोन्स बताए किसके, न्यूरोहाइपोफाइसिस के। न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो हार्मोन्स निकाले जाते हैं, और ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो हार्मोन्स निकाले जा रहे हैं, एक तो है आपका ADH जिसको आप एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हो। एंटी डायरेटिक हार्मोन मैं आप लोगों को पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि कहाँ से निकलता है। ये निकलता है आपका किससे, ये निकलता है हमारे किसको स्टिमुलेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे किडनी के अंदर जितना भी सीक्रेशन था। ये इसके बारे में हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जब भी आप बात करते हो आपकी बॉडी के अंदर किस चीज़ की, जब भी हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन जब आप परफॉर्म करवा रहे थे, तो उस एक्सक्रीशन के अंदर हम किसकी बात करते थे, उस एक्सक्रीशन के अंदर हम करते थे हमारे यूरिन के डाइल्यूएंसी की। मतलब यूरिन कितना डाइल्यूट रहेगा या यूरिन कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें किसके थ्रू दिखाई जाती थी, ये दिखाई जाती थी आपके डिफरेंट रेनिन था, एल्डोस्टेरॉन था। उसी में मैंने आप लोगों को जिक्र किया था एंटी डायरेटिक हार्मोन का, जिसको आप वेसोप्रेसिन भी कहते हो। और इसी वेसोप्रेसिन का काम आप समझ चुके। जब भी ADH निकाला जाएगा तो यूरिन की डाइल्यूएंसी को कम करने के लिए, डाइल्यूएशन को रोकने के लिए आप एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं आपकी ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली मदर की बॉडी जब प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की बॉडी से रिलीज करवाया जाता है। इसके दो काम है। सबसे पहली चीज तो मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करवाना फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग वन, मतलब अपने जो यंग वन डेवलप कर रहा है। तो जब पार्टिनेशन का टाइम होता है उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मदर की बॉडी में रिलीज करवाया जाता है। उसके दो रीज़न है। सबसे पहले तो मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट है, और दूसरा जब पार्टिनेशन हो तो बर्थ कैनाल को ईजिली रिलैक्सन के साथ ओपन करके क्या करवा दिया जाए, आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, लेबर पेन जनरेट करवा दिया जाए। तो पहला लेबर पेन जनरेट करवाया जाता है, और दूसरा हमने क्या बात करा, दूसरा हमने बात करी आपका बॉडी के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमें यही दो पार्ट्स पढ़ने हैं। क्लियर। मैं बात कर रही हूँ अब एडिनोहाइपोफाइसिस की। इसमें दो ही हार्मोन बताने थे, इस वजह से मैंने पहले बता दिया। अब मैं आपको एडिनोहाइपोफाइसिस बताती हूँ। कई सारे हार्मोन्स इस एडिनोहाइपोफाइसिस के थ्रू जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन आपका क्या है, ग्रोथ हार्मोन। देखें, जब आप ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को कराने के लिए या ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन रिलीज करवाया जा रहा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की एडिनोहाइपोफाइसिस के थ्रू करवाया जाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस या फिर आपकी बेसिकली वही। देखें, अब ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये सबसे पहले सीक्रेशन दे रहा है किसका, आपके ग्रोथ हार्मोन का। अब जब आपने ग्रोथ हार्मोन की बात करी तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये दो तरीके के हार्मोन सीक्रेट करता है। एक तो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटरी हार्मोन GHIH, स्टिमुलेटरी GHIH, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। तो हमारी बॉडी में दो तरीके के हार्मोन सीक्रेट हुए। एक वो हार्मोन जो कि आपका क्या करता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली बोले ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। और दूसरा मैंने बात किया किसका, दूसरा मैंने बात कर रही हूँ जब एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज हो गया लेकिन अब उस हार्मोन की ज़रूरत हमें नहीं है, तो उस कंडीशन में आप किसकी बात करते हो, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन की बात करते हो, जो कि क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जाके एक बैक मैकेनिज्म परफॉर्म करवा के और उस हार्मोन के रिलीज को बंद करवा देगा। क्लियर। तो एक तो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटरी हार्मोन है, स्टिमुलेट कराने वाला, रिलीज करवाने वाला, इसको हम रिलीज हार्मोन भी लिख सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH। और दूसरा मैंने क्या बोला, GHIH, जिसका क्या मतलब है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। क्लियर। तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली हमारी बॉडी में ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपके दो तरीके की डिजीजेज हैं। सबसे पहला है आपका जिजांटिज्म या फिर एक्रोमेगैली,
और अगर मैं बात करूं दूसरी, ये होती है आपका हाइपर सीक्रेशन की वजह से, मतलब सीक्रेशन कैसा हो, ज़्यादा। और दूसरा मैं बात कर रही हूं आपके किसकी, डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म होता है आपका हाइपो सीक्रेशन की हेल्प से। सबसे पहला हाइपर सीक्रेशन और दूसरा मैंने क्या बोला, हाइपो सीक्रेशन। तो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटरी रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ज़्यादा निकलता है तो जिजेंटिज्म हो जाती है, पाम का साइज इंक्रीज कर जाता है, बॉडी का साइज बहुत इनलार्ज कर जाता है, चिन बहुत बाहर आ जाता है, ठीक है, बॉडी जिजेंट बन जाती है, उसको हम एक्रोमेगैली भी कहते हैं। दूसरी मैंने बात करी आपकी डॉर्फिज्म की, तो डॉर्फिज्म एक वो पार्ट है जिसमें ग्रोथ हार्मोन निकलना अगर बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो ग्रोथ हार्मोन के कम निकलने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो डॉफ रह जाती है, छोटी रह जाती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी डॉर्फिज्म कहलाती है। दूसरी ग्रोथ हार्मोन के बाद नेक्स्ट है आपका सेकेंड थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, जिसको नाम दिया गया है TSH के नाम से ही जानते हैं हम, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब हमारी बॉडी में थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला जो मतलब अब बेसिक है भाई, आप बात करो कि हालांकि थायराइड हार्मोन रिलीज कर रहा है लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके थ्रू सीक्रेट करवाया जा रहा है, आपका पिट्यूटरी के एडिनोहाइपोफाइसिस के थ्रू सीक्रेट करवाया जा रहा है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाद हम आगे बढ़े, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हमारे बॉडी में गोनाड्स से, बेसिकली अगर मैं बोलूं गोनाड्स से फॉलिकल FSH का सीक्रेशन करवाने वाले, FSH सीक्रेशन, मतलब आप समझते चलिए कि जब भी आप बात कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन का सीक्रेशन करवाने के लिए, तो कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन निकला, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला, तीसरा मैं बात कर रही हूँ आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, या फिर आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको या तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह देते हैं जो कि फॉलिकल्स को बनाने के लिए निकाला जा रहा है, दूसरा है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करेंगे तो ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल दोनों गोनेडोट्रोपिन्स भी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं गोनेडोट्रोपिन, क्योंकि ये दोनों के दोनों हार्मोन्स आपकी दोनों के दोनों हार्मोन्स जो हैं वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके गोनाड से निकलने वाले हार्मोन को सीक्रेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का सीक्रेशन करवाता है, और अगर मैं बात करूं LH की, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो मैंने अभी अभी बोला, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि LH को सीक्रेट करवा रहा है। ये दोनों के दोनों हार्मोन बच्चों क्या कहलाते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाड्स के अंदर से गोनाडल सीक्रेशन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, आगे एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर से ही निकलता है आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक
हार्मोन। मतलब जब भी आप बात करते हैं आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड की, तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका क्या करती है, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम आपकी बॉडी से किसका होता है, इसी एडिनोकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है। तो हमने कौन कौन से हार्मोन्स पढ़े, अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका ग्रोथ, थायराइड स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग और आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो 30 पार्ट है ये हो गए टोटल कितने, 3, 4, 5। एक और हार्मोन यहां से निकलता है जो कि आपका कहलाता है प्रोलैक्टिन। क्या कहलाता है, प्रोलैक्टिन। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप प्रोलैक्टिन की जब आप प्रोलैक्टिन की बात कर रहे हैं तो प्रोलैक्टिन हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है जो कि बेसिकली अगेन जो वर्किंग बताई जा सकती है वो किस में बताई जा सकती है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बताई जा सकती है। मतलब जिस टाइम पर आपका मदर की बॉडी आफ्टर पार्ट्यूरेशन क्या करती है, पार्ट्यूरेशन के बाद जिस टाइम पर हम बोलते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो मिल्क का प्रोडक्शन करवाने के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोलैक्टिन ही है। मतलब मेमरी ग्लैंड से जो आपका मिल्क का सीक्रेशन हुआ, वो मिल्क का सीक्रेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है आपका, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो ये 6 यहां से निकाले गए, 6, 7, 8 टोटल 9 हार्मोन्स निकलते हैं। अब एक और बचा, एक और कौन सा बचा, मैंने आपको 2 रीजन्स बताए, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस बताया और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस बताया। ओके, ये एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के बीच में एक छोटी सी स्पेस और प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया। क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया। और इस पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होने वाला एक और हार्मोन है जो कि कहलाता है आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस पार्स इंटरमीडिया से आपका क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। और यही मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है मेलानिन पिगमेंट के सीक्रेशन के लिए। फिर से समझेंगे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो पार्ट है आपका कौन सा, पार्स इंटरमीडिया, ये पार्स इंटरमीडिया क्या करता है, ये पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट करता है MSH, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज MSH। ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बच्चों, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है, क्या सीक्रेट करवाने के लिए, मेलानिन पिगमेंट को सीक्रेट करवाने के लिए। मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन को, सबसे पहला काम हमारी स्किन को कैसा कलर देता है, ये हमारी स्किन को डार्क कलर, जितना भी स्किन का कलर अगर डार्क है तो हम समझ लेते हैं कि किसकी वजह से है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से है। तो सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बोला इसका, मेलानोसाइट का, मेलानिन पिगमेंट का सीक्रेशन। ठीक है, मतलब मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है, मेलानोसाइट को क्या सीक्रेट कराने के लिए, मेलानिन। मेलानिन क्या है आपका, स्किन पिगमेंट। स्किन पिगमेंट जो है भाई, जितना स्किन का कलर डार्क है वो किसकी वजह से है, इसी स्किन पिगमेंट की वजह से है। ओके, अब स्किन पिगमेंट की जब बात करें, कि मैंने बोला कि बॉडी के अंदर जितना भी डार्कर कलर बनाया जा रहा है, वो डार्कर कलर जितना मेलानिन पिगमेंट निकलता जाएगा उतना होता जाएगा। और इसकी खासियत एक और है कि ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये किसके अपोजिट वर्क करता है, पीनियल ग्लैंड के, यहाँ पर एक और हार्मोन पीनियल ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट, हमने यहाँ पर दूसरा, पिट्यूटरी के बाद दूसरा ग्लैंड मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज पीनियल ग्लैंड। ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड किसके अपोजिट वर्क करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी के पार्स इंटरमीडिया के अपोजिट वर्क करता है। और यहाँ से ये सीक्रेट करता है आपका मेलाटोनिन, वो है मेलानिन, ये है मेलाटोनिन। तो मेलानिन अपोजिट वर्क करता है मेलाटोनिन के, मतलब मेलाटोनिन अगर सीक्रेट होगा तो मेलानिन पिगमेंट का सीक्रेशन होना बंद हो जाएगा। और ये जो मेलाटोनिन है, ये सेक्सुअल बिहेवियर को स्टिमुलेट करने के लिए बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, मैंने बोला कि बॉडी के अंदर जितना भी सेक्सुअल बिहेवियर स्टिमुलेट करवाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा सेक्सुअल बिहेवियर
आपका किसकी वजह से स्टिमुलेट करवाया जाता है, इसी मेलाटोनिन की वजह से स्टिमुलेट करवाया जाता है। और जितना ज़्यादा सेक्सुअल बिहेवियर होगा उतना ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट का जो सीक्रेशन है वो कम होगा। और अपोज एक चीज़ और देखेंगे, मेलानिन पिगमेंट सीक्रेट होता है एट द टाइम ऑफ डे, मतलब जितना ज़्यादा रोशनी में आप वर्क करते हैं, जितना ज़्यादा दिन की लाइट में आप वर्क करते हैं, उतना मेलानिन पिगमेंट का सीक्रेशन, उतना मेलाटोनिन कम, उतना सेक्सुअल बिहेवियर कम। और यही मैं बात करूँ, डिम लाइट में मेलानिन पिगमेंट का सीक्रेशन हो जाता है कम और मेलाटोनिन का सीक्रेशन हो जाता है आपका ज्यादा। तो जब भी आपने बात करी मेलानिन की या फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, वो पार्ट्स इंटरमीडिया मतलब पिट्यूटरी के मिड पार्ट से सीक्रेट करवाया जा रहा है। और मैं बात करूं आपकी मेलाटोनिन की, तो मेलाटोनिन आपके पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट करवाया जाता है, विच वर्क्स अपोजिट टू द पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो ये आपका क्या है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला ग्लैंड, जिसको मैंने क्या नाम दिया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड नाम दिया। दूसरा ग्लैंड हमने कौन सा पढ़ा, दूसरा ग्लैंड हमने पढ़ा आपका पीनियल ग्लैंड। तीसरे ग्लैंड की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो थर्ड ग्लैंड अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आपका थाइमस। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो क्या बात करी अभी हमने, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं आपके केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने आप लोगों को हाइपोथैलेमस के बारे में बताया, पिट्यूटरी के बारे में बताया, पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स, दो पार्ट्स, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एडिनो हाइपोफाइसिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं और पोस्टीरियर या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें मतलब उसके कई सारे हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो है आपका थायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले हम जब भी बात करते हैं आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए, तो अब तक जो पिट्यूटरी था, पिट्यूटरी का जो मेन हार्मोन था आपका, वो मेन हार्मोन क्या रहा, वो मेन हार्मोन रहा आपका ग्रोथ हार्मोन। मतलब ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी से पिट्यूटरी से ही निकाला जाता है, किसी दूसरे पार्ट के थ्रू हम पिट्यूटरी से ग्रोथ और मतलब बॉडी के पिट्यूटरी के अलावा ग्रोथ हार्मोन और कहीं से भी नहीं निकालते। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ अब आपके, जैसे हमने पढ़ा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारे के सारे स्टिमुलेट कर रहे हैं बॉडी के ही दूसरे पार्ट को क्या सीक्रेट करने के लिए, अपने ही ग्लैंड को सीक्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने वहां पे TSH पढ़ा था, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे हम तीसरा ग्लैंड पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ा पिट्यूटरी, दूसरा पढ़ा हमने क्या, दूसरा पढ़ा हमने पीनियल, तीसरा मैं आप लोगों को बता रही हूँ थायराइड ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी की बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करने वाला, बॉडी की बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को चेक करने वाला जो हार्मोन है आपका, वो क्या है आपका, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है। अब देखें, जब आप थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हो तो ये क्या चेक करता है, BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट किसके थ्रू चेक करवाई जा रही है भाई, आपके थायराइड ग्लैंड के थ्रू चेक करवाई जा रही है। अब जब भी आप थायराइड ग्लैंड की बात करते हो तो ये थायराइड ग्लैंड पहले मैं बता देती हूँ प्रेजेंट कहाँ होती है। अगर आपको पहले भी इसका जिक्र करवाया जा चुका है, अगर मैं बात करूँ हमारे नेक में जो प्रेजेंट हमारे जो दो ट्यूब्स जा रहे हैं, एक तो ईसोफेगस है और दूसरा आपका ट्रैकिया है, दैट इज विंड पाइप एंड फूड पाइप। इन्हीं दोनों को कवर करते हुए इस तरीके से, लाइक ये मेरा ट्यूब है,
नेक, उस नेक को आधा पार्शली, पीछे से तो पूरा करता है और आगे से आधा अधूरा, तो उसी रीजन नेक पे प्रेजेंट होती है। और नेक पे प्रेजेंट कैसे होती है? पीछे से फ्रॉम द डोर्सल इट कवर्स होली, एंड आगे से अगर मैं बात करूं वेंट्रल पोजीशन से तो इट कवर्स पार्शियली, मतलब आधा अधूरी कवरिंग होती है इस तरीके से, जो कि पीछे से पूरा कवर देता है और आगे से सिर्फ कुछ पार्ट कवर देता है। तो थायराइड ग्लैंड की जब आपने बात करी तो थायराइड ग्लैंड नेक पे प्रेजेंट होती है, नेक को कवर करने का काम करती है, और नेक को कवर करने के बाद ये बॉडी की क्या चेक कर रही है? ये बॉडी की बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को चेक करने का काम करती है। अब जब आप बेसल मेटाबॉलिज्म रेट की बात कर रहे हैं तो भाई हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें हैं। क्या बोला कि भाई जितना भी फूड का कंजप्शन मैं कर रही हूँ, ये फूड कितना कंज्यूम होना है, कितना ब्लड के अंदर रिलीज करवा देना है, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो किसके थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है? हमारे थायराइड ग्लैंड के थ्रू ही परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, अब देखें ये जो थायराइड है इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है इंपॉर्टेंट, वहां पे मैंने आप लोगों को डिजीज भी बताई और हार्मोन्स भी बताए। यहाँ पे रीजन क्या है आपका? प्रेजेंट कहाँ पर है? नेक के चारों ओर, अराउंड द नेक, अराउंड। ओके, फिर मैं बात करूँ हार्मोन कौन सा सीक्रेट की करवाया जाता है, तो कॉमनली तो बोलते हैं हम थायरॉक्सिन, और ये थायरॉक्सिन दो कैटेगरीज हैं, टेट्रा आयोडो थायरोनिन T4। दूसरा टेट्राआयोडोथायरोनिन को ही हम थायरॉक्सिन बोलते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनिन T3। ये जो थायरॉक्सिन है, ये थायरॉक्सिन बेसिकली अगर मैं एक बहुत बेसिक बात करूं तो किसकी हेल्प से या किसकी मदद से बनता है? तो ये बनता है आपका आयोडीन की मदद से। क्लियर? इस वजह से अगर हम बोले सिंपल कि थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आपको किस हार्मोन की ज़रूरत है, तो हम क्या जवाब देते हैं? सॉरी, किस एलिमेंट, ये आपके जो आयोडीन की बात कर रहे हैं, आयोडीन की मदद से ये क्या करता है? थायरॉक्सिन बनाने का काम करता है। तो अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूं तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जितनी भी चेक करी जा रही है वो थायरॉक्सिन की वजह से होती है। भाई जितना भी फूड आप खा रहे हो कि कितना ग्लूकोज में कन्वर्ट रखना है, कितना बॉडी के अंदर स्टोर करना है, कितना उसको आपका यूटिलाइजेशन में लाना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपका कौन देखता है? थायराइड ग्लैंड ही देखती है। तो जब आप थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड से आपका बेसल मेटाबॉलिज्म चेक कराई जा रही है। किस हार्मोन के थ्रू करवाई जा रही है? थायरॉक्सिन के थ्रू करवाई जा रही है, जो कि दो पार्ट्स हैं, एक तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन और दूसरा आपका ट्राई आयोडोथायरोनिन। किसकी वजह से बनता है आपका? थायरॉक्सिन, या फिर थायरॉक्सिन किसकी वजह से बनाया जाता है? आयोडीन की वजह से बनाया जाता है। क्लियर? इससे रिलेटेड आपकी कितनी डिजीजेज हैं भाई? डिजीजेस वही, पहला हाई, मतलब जैसे मैं बात कर रही हूं हाइपर सीक्रीशन, दूसरा मैं बात कर रही हूं हाइपर सीक्रीशन एंड हाइपोसीक्रीशन। जब भी आप हाइपर सीक्रीशन या हाइपोसीक्रीशन की बात करते हैं बच्चों, तो ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूं कि जब भी हाइपर सीक्रीशन है इसका मतलब है हमारी बॉडी से उस हार्मोन का जो सीक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा है, और जब मैं हाइपोसीक्रीशन की बात करूंगी तो हाइपोसीक्रीशन का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर हार्मोन का जो अमाउंट है वो कम है। तो जब आपने हाइपर सीक्रीशन की बात करी, मतलब ज़्यादा सीक्रीशन की बात करी, तो हम क्या बोलते हैं? एक्सो। चलो पहले आप हाइपो पढ़ो, हाइपो से हम समझेंगे फिर हाइपर। हाइपोसीक्रीशन की वजह से होता है गॉइटर। गॉइटर क्या है भाई? गॉइटर ज़्यादातर जो आपके मैं हिमाचल साइड के रीजन्स के लोगों की बात करूं तो वहाँ पे गॉइटर होता है। आयोडीन की कमी की वजह से इस गॉइटर में क्या होता है? आपका जो नेक है ये नेक स्वेल कर जाता है। एक्चुअली नेक स्वेल नहीं करता, अंदर की जो थायराइड ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाती है जस्ट फॉर द सर्च ऑफ द आयोडीन। आयोडीन को मतलब स्वेल करने पे जितनी क्वांटिटी में वो आयोडीन आसपास से एब्जॉर्ब कर सकती है, इस वजह से आपका ये जो नेक है वो कैसा हो जाता है? स्वेल्ड हो जाता है। तो ये आपका गॉइटर कहलाता है। गॉइटर के अलावा अगर मैं बात करूं तो माइक्सेडीमा, क्रेटिनिज्म,
ये भी अर्ली स्टेजेस में हमारे जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के अंदर आपकी माइक्सेडिमा और क्रेटिनिज्म की डिजीज देखी जाती है, जिसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, अब भी सीक्रेशन कम है, हाइपो सीक्रेशन का मतलब सीक्रेशन जो है वो कम है। कम सीक्रेशन होने की वजह से क्या हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर जो जितनी भी मैं क्या बोलूं जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है ये खराब हो गई, मतलब सीक्रेशन नहीं हो रहा, तो बॉडी जो है वो स्टाउट रह जाती है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, छोटी रह जाएगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, बॉडी मोटी हो जाती है, स्टाउट हो जाती है। तो इस कंडीशन में मैक्सटीमा और क्रेटिनिज्म ये दो डिजीजेस हैं। किसकी वजह से हो रही है, कुछ भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सिर्फ ये पूछा जाता है कि हाइपो सीक्रेशन की वजह से या हाइपर सीक्रेशन की वजह से, और कौन से ग्लैंड का हाइपो और हाइपर सीक्रेशन है ये भी हमें बताना पड़ता है। क्लियर। दूसरा मैंने बात किया आपका किसका, हाइपर सीक्रेशन का, ये है आपका एक्सोथेल्मिक गॉइटर। पहला है आपका गॉइटर, सिंपल गॉइटर जिसको हम बोलते हैं, हाइपो सीक्रेशन की वजह से है। और दूसरा मैं आपको क्या बता रही हूं, दूसरा मैं आप लोगों को बता रही हूं आपका हाइपर सीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन कहलाता है आपका एक्सोथेल्मिक गॉइटर, और इसी एक्सोथेल्मिक गॉइटर का क्या होता है आपका जो वही अगेन एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है, और जो आपकी जितनी भी मेटाबॉलिज्म रेट है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। अब देखो सिंपल चीज है भाई, उल्टा कर दीजिए, गॉइटर के अंदर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट या फिर मैक्सटीमा और क्रेटिनिज्म में हम बात कर रहे हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी छोटी रह जाएगी, स्टाउट हो जाएगी, जो फूड है उसका कंजप्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है तो वो स्टोर होता जाएगा, बॉडी मोटी हो गई है। सेम एक्सोथेल्मिक गॉइटर की बात करें तो इसका अपोजिट। गॉइटर क्यों बोला गया, क्योंकि एनलार्जमेंट है किसका, थायराइड ग्लैंड का, नेक का एनलार्जमेंट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सोथेल्मिक गॉइटर की तो काम जो होगा वो उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि सीक्रेशन जो है वो ज्यादा है। जब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ चुकी है तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर अब जो है जितनी भी फंक्शंस हैं वो क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो गए, मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ गई, तो लगातार बॉडी का जो वेट है वो क्या होता जाएगा, लूज होता जाएगा, बॉडी जो है वो पतली होती जाएगी। और आपका सिंपल बात करें तो जो आपके जितनी भी जो डिजीज है उसको हम ग्रेव्स, मतलब एक्सोथेल्मिक गॉइटर को हम ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो हाइपर सीक्रेशन एंड हाइपोसीक्रेशन, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूं, वो डिजीज जिसके अंदर आपका क्या हो जाए, या तो सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो या फिर सीक्रेशन जो है वो बहुत कम हो। अगर सीक्रेशन कम है तो मेंटल रिटार्डेशन, बॉडी का स्टाउट होना, डेवलपमेंट ना होना, छोटी रह जाना, और आपका जो हेड है वो ब्रॉडनिंग हो जाना, मैक्सटीमा क्रेटिनिज्म। गॉइटर में बोला बॉडी बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, जो नेक है वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है। अगर आयोडीन की सप्लाई कर दी जाए तो उस कंडीशन में ये डिजीज जो है वो कवर अप की जा सकती है। एक्सोथेल्मिक गॉइटर इसका उल्टा है, ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं इसको, हम गॉल डिजीज भी बोलते हैं। गॉल डिजीज, ये ग्रेव्स डिजीज, ये आपकी गॉल डिजीज, माइक्सटीमा क्रेटिनिज्म, यही। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जब हम आगे बढ़ते हैं तो थायराइड ग्लैंड से आगे बढ़ने पर ही इसी से ही कनेक्टेड आपका एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है आपका, पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब जब आपने बात करी पैराथायरॉइड ग्लैंड की तो ये हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि इसी थायराइड ग्लैंड के जैसे अभी मैंने बोला ये नेक, इस नेक के चार पीछे से और आगे से कवर करने वाला आपका कौन है, थायराइड। पीछे से कंप्लीट है, आगे से पार्शियल है। इस पे आगे की तरफ से फ्रंटल पार्ट पे चार छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं, यही चार छोटे छोटे डॉट्स आपके क्या कहलाते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है बच्चों, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को
किसके मेटाबॉलिज्म को? कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को चेक करने का काम करते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ पैराथायरॉयड ग्लैंड की। पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ है, साथ के साथ समझते चले। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप बात करते हैं आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो हमारे नेक के तरफ प्रेजेंट, नेक पे जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड से कवर बना के, मतलब थायराइड ग्लैंड पे आगे की तरफ 4 डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, और यही जो 4 डॉट्स प्रेजेंट हैं, ये 4 डॉट्स आपके क्या करते हैं, ये 4 डॉट्स हमारे बॉडी मतलब थायराइड ग्लैंड के आगे प्रेजेंट है, पैराथायरॉयड ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रही है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को चेक करने का काम करती है। अब लोकेशन मैंने आपको बता दी, काम क्या करता है, जैसे ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को चेक कर रहा था, ऐसे ये किसके मेटाबॉलिज्म को चेक करता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को चेक करता है। कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को चेक करने के बाद अब अगर कोई पूछे कि भाई हार्मोन जो है वो कौन सा सीक्रेट करवाया जा रहा है, रीजन आपको पता चल गया, काम क्या करता है आपको पता चल गया। तीसरा मैं बोलूं हार्मोन क्या सीक्रेट करता है, तो हार्मोन सीक्रेट करवाया जाता है आपका पैराथॉर्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाया जाता है भाई, पैराथॉर्मोन सीक्रेट करवाया जाता है। और जब भी आप पैराथॉर्मोन की बात करते हैं तो पैराथॉर्मोन को हम एक हार्मोन के नाम, मतलब एक या तो पैराथॉर्मोन कह देते हैं या फिर इसको थायरोकैल्सीटोनिन भी कहते हैं, या तो पैराथॉर्मोन कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, थायरोकैल्सीटोनिन कहते हैं। यही जो पैराथॉर्मोन है और जो थायरोकैल्सीटोनिन है, ये बॉडी में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को देखता है। भाई अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा है तो उस कैल्शियम की क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करवा के बोन्स के अंदर लगा देता है, क्लियर। और अगर कैल्शियम की क्वांटिटी बॉडी के अंदर कम है तो उस कंडीशन के अंदर वहां से निकाल के और क्या कर देगा, ब्लड के अंदर डाल देगा। जैसे मैंने बोला सबसे पहले अगर ब्लड में ज्यादा हुआ तो निकाल के बोन में एब्जॉर्ब करवा दिया, और अगर ब्लड में कमी है तो बोन से निकाल के कहाँ डाल देगा, ब्लड में डाल देगा। क्योंकि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म या फिर कैल्शियम को चेक करना हमारे ब्लड के अंदर मतलब एक क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। काफी सारे पार्ट्स में कैल्शियम की इंपॉर्टेंस होती है, तो ब्लड में भी प्रेजेंट रहना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे डाइट में कैल्शियम नहीं प्रेजेंट है तो वो बोन से निकाल के ब्लड में डालेगा, और डाइट में कैल्शियम प्रेजेंट है एक्सेसिव क्वांटिटी में तो वो पूरा का पूरा तो ब्लड में रहेगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ब्लड से एब्जॉर्ब करवा के कहाँ डाल देते हैं, आपका बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब करवा देते हैं। अब यहाँ पे भी दो हैं, एक तो हाइपर सीक्रीशन, दूसरा हाइपोसीक्रीशन। देखो भाई अगर सीक्रीशन ज्यादा है तो सीक्रीशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो आपका कैल्शियम है वो कैल्शियम का जो चेन क्या बोले हम, डिपोजिशन है या फिर जो बोन्स पे डिपॉजिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हाइपोसीक्रीशन क्या कर देगा आपका, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोटर्म रिलेटेड होता है किससे, बोन से। ऑस्टियोटर्म इज कनेक्टेड विद द बोन्स, ऑस्टियोटर्म कनेक्टेड है बोन से। और जब भी आप हाइपोसीक्रीशन की बात करते हैं तो ये जो हाइपोसीक्रीशन है ये ऑस्टियोपोरोसिस करवा देता है। मतलब हमारे बोन्स की जब भी मैं बात कर रही हूं तो बोन्स के अंदर क्या हो जाएगा, बोन्स के अंदर हो जाएगी आपकी कमी मतलब वही, जब भाई क्वांटिटी ज्यादा हो गई इसकी, तो क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से आपका जो बोन्स हैं उसके अंदर जो एक्सेसिव अमाउंट है किसकी, कैल्शियम की, वो डिपॉजिट होती जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। लॉजिकल सी चीज समझिए, हाइपर सीक्रीशन है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बोन्स जो है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो कैल्शियम है वो बोन्स पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। और कोई भी चीज जितनी ज्यादा ब्रिटल होती है उतनी ज्यादा आपकी क्या हो जाती है, हम क्या बोले, कड़क होने की वजह से उसके टूटने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और अगर सीक्रीशन कम है तो सीक्रीशन कम होने की वजह से यहाँ पर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया या फिर हम इसको एक डिजीज और बोलते हैं जिसमें आपके कैल्शियम के अंदर कैल्शियम की कमी है अगर ब्लड के अंदर, तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से ब्लड में आपकी जो कंडीशन जनरेट होती है वो कहलाती है टेटनाई, TETANY। मतलब मैं क्या बोल रही हूं, दो हैं, एक तो ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होना या फिर कम होना। तो हाइपोसीक्रीशन की बात करी, उल्टा कर दिया मैंने, इसको हाइपो कर दीजिए और इसको हाइपर कर दीजिए। हाइपर मतलब
ब्लड में कैल्शियम की क्या होना, कमी होना क्या कर देती है, टेटेनाई कर देती है, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। भाई क्योंकि जितना भी आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करवा रहे हो, हम पढ़ चुके हैं आपका जब मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर जनरेशन पढ़ा था, तो उसमें कैल्शियम की जरूरत बहुत थी। तो अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से जो आपकी मसल्स हैं उसके अंदर एक जो वही क्या बोले हम, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, वही कंडीशन आपकी टेटनाई कहलाती है। और अगर सीक्रेशन बहुत ज्यादा है तो सीक्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये आपके बोन्स की तरफ जाके डिपॉजिट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और बोन्स की तरफ जब डिपॉजिट होता जाएगा तो बोन्स जो है वो आपकी कैसी हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। और जब बोन्स आपकी ब्रिटल हो गई तो बोन्स के ब्रिटल होने का मतलब है कि वो इजीली ब्रेकेबल हो जाएंगी। तो फिर से समझिए मैंने क्या क्या बोला, दोनों ग्लैंड्स को एक साथ पढ़ाया, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बीएमआर चेक करता है, ये कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म चेक करता है, नेक के चारों ओर प्रेजेंट है, उसी नेक के चारों ओर ऊपर 4 डॉट लगे हैं, पैराथायराइड कहलाता है। थायरोक्सिन सीक्रेट करता है, ये पैराथायराइड या फिर थायरोकैल्सिटोनिन सीक्रेट करता है। डिजीज हाइपर और हाइपो से एक्सोथेल्मिक गॉइटर या फिर ग्रेव डिजीज, हाइपोसिक्रेशन से गॉइटर, माइक्सटीमा, क्रेटिनिज्म या फिर गॉल डिजीज भी कहते हैं आपका किसको, माइक्सेडीमा की डिजीज को। यहाँ पे हाइपोसिक्रेशन की वजह से टेटेनाई, मतलब कैल्शियम का लेवल किसमें कम, ब्लड में, और यहाँ पर कैल्शियम का लेवल किसमें ज्यादा, आपका ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स में ज्यादा, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन जो है वो जेनरेट हो जाती है। तो ये आपकी जो 2 डिजीजेस, अब हमने कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ ली, हमने अपनी आपकी पढ़ी, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कौन सी डिजीज पढ़ी हमने। सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने पढ़ी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी के बाद थोड़ा सा मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताया, फिर हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ा, फिर हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ी और उसके बाद हमने पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ी। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।